आई है, जो कि इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, जिसमें मैंने बताया था इन पांचों स्तंभों के बारे में, इन पांचों पिलर्स के बारे में, जिसके बेसिस पे आप अंग्रेजी बोलना शुरुआत करते हैं, अंग्रेजी बोल सीखते हैं और फिर बोलते चले जाते हैं। ये पांचों को बहुत अच्छे से वहाँ पे आपके हर एक सवाल का जवाब दिया, इन पांचों पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, बेटर लर्निंग हो कि आखिर क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला बेस्ड सीख रहे हैं, हम लोग हवा में बातें नहीं करेंगे, है ना, हम लोग फॉर्मूला बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं। तो ये पांचों स्तंभों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले क्लास में मैं बता दूं, हमने पढ़ा वाव फॉर्मूला, दूसरे क्लास में हमने पढ़ा सेंटेंस कनेक्टर्स, तीसरे क्लास में हमने पढ़ा सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हीरो जो लोग थे, और ऐसे करके हम लोग क्लासेस को कवर करते गए। आज की जो क्लास है दैट इज क्लास 7, और क्लास 7 में वाक्य रचना यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन का एक बहुत अहम हिस्सा कवर करेंगे। यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर ऑलरेडी 2 से 3 क्लासेस हमने कर रखी है, और फिर हम लोग सेंटेंस को कैसे एक्चुअल में बनाना है ये भी सीखेंगे। पर आज जो है, आज का क्लास बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाक्य का एक बहुत अहम हिस्सा मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जिसके बिना आप वाक्यों को नहीं बना सकते। वाक्य जो है वो सेंसिबल नहीं लगेंगे। क्या नहीं लगेंगे? सेंस नहीं निकलेगा वाक्यों का, लगेगा कि शब्दों को ऐसे वैसे इधर उधर से जोड़ करके बोल रहे हैं। तो यही जो है वो वाक्यों को देखिए एक सूत्र में पिरोना बहुत जरूरी है। तो वही सूत्र की बहुत अहम कड़ी आज जो है हम लोग पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए महत्वपूर्ण शब्द। ये शब्द वाक्यों को एक कंप्लीट फॉर्मेट में लाते हैं, ठीक है, कंप्लीट करते हैं बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है कैन, CAN पढ़ते हैं इसको। कैन, इसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ। ये योग्यता को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है। यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसका इस्तेमाल आप एबिलिटी शो करने के लिए कर रहे हैं, योग्यता शो करने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे कैन का इस्तेमाल करेंगे। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो या तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। तो ये बात आप जब भी किसी को बोलते हैं, सोचिए क्या सोच करके बोलते हैं कि तुम कर सकते हो। उसको चीयर करते हैं ना, उसको उसके अच्छे के लिए बोलते हैं कि भाई तुम कर सकते हो, खुद पे यकीन रखो, तुम कर सकते हो। तो ये क्या दिखा रहा है कि आप सामने वाले की योग्यता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कैन का इस्तेमाल कर लिया। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे भी हम लोग किसी की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसकी क्षमता की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? शी कैन स्विम, वह तैर सकती है। शी कैन स्विम, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, उसकी तैरने की क्षमता की बात कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो हमने इस्तेमाल किया कैन का। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है अगर आप फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। शुरुआत हम लोग इससे करेंगे और धीरे धीरे फ्लुएंट होते जाएंगे। ये कोर्स करा रही हूँ, इसके आगे और प्लस कोर्स कराऊंगी, तो वो और ज्यादा आपके इंग्लिश को बेटर कर लेगा। चलिए अब इस कोर्स पे वापस आते हैं और अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास विल, WILL, विल। विल का मतलब होता है गा, गे, गी। ये कैसा मतलब है? किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे, गी, तो उस वाक्य में विल का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? विल का इस्तेमाल होगा। He will go, वह जाएगा। लास्ट में देख लीजिए गा दिख रहा है आपको, तो वाक्य में, इंग्लिश वाक्य में क्या लग गया? विल लग गया। He will go, वह जाएगा। They will go to home, वे घर जाएंगे। गा, गे, गी, बताया ना? They will go to home, वे घर जाएंगे। अगला शब्द है हमारे पास मे, MAY पढ़ते हैं इसको। मे मतलब क्या होता है जान लीजिए, मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता हूँ या सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी इन्हीं शब्दों के लिए करेंगे। लेकिन वाक्य कैसा होना चाहिए? वाक्य होना चाहिए ऐसा दर्शाता हुआ जो संभावना दिखा रहा है, अनुमति दिखा रहा है, या अनुरोध करता हुआ वाक्य होना चाहिए। कैसा? रिक्वेस्ट, परमिशन मांगने वाला वाक्य होना चाहिए। एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा। देखिए, ही मे गो, वह जा सकता है। आप श्योर नहीं है। देखिए जैसे ही आप बोलते हैं ना ही मे गो, तो आप श्योर नहीं है कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, आप जा सकता है का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदी पे ध्यान दीजिए तो आपको इंग्लिश करने में बेहतर सहूलियत महसूस होगी। वह जा सकता है, तो आप जब भी हिंदी में वह जा सकता है, वो ये कर सकता है, ठीक है, आप जब भी आप अनुमान लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि वो जा सकता है, कंफर्म नहीं बोल रहे हैं। ही मे गो, जब कंफर्म नहीं बोल रहे हैं तो ही मे गो, अंग्रेजी में लगा दिए
मे इस्तेमाल कर रहे हैं मे का। We may be late, हमें देर हो सकती है। श्योर नहीं है आप, हो सकता है आप वक्त पे पहुंच जाएं, आप श्योर नहीं है। We may be late, हमें देर हो सकती है। We may be late. May I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? परमिशन मांग रहे हैं। May I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है must, M-U-S-T, पढ़ते हैं इसको must. must का मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। must का मतलब क्या होता है? अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। इस्तेमाल देखिए, he must go, उसे अवश्य जाना चाहिए। he must go. I must help them, मुझे उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए या मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए। I must help them. They must buy a car, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए। They must buy a car, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास should, S-H-O-U-L-D, पढ़ते हैं इसको should, मतलब होता है चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे सलाह देने के लिए या उपदेश देने के लिए। कैसे वाक्यों में करेंगे? सलाह, हम लोग सलाह देना बहुत पसंद करते हैं, उपदेश देना दूसरों को बहुत पसंद करते हैं, है ना? तो वैसे शब्दों को, वैसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने के लिए कृपया शुड का इस्तेमाल करें। उपदेश दें, बेशक दें, सलाह भी दें, लेकिन उसमें इस्तेमाल करेंगे शुड का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। ये क्या है? एक सलाह है ना? और दूसरी भाषा में कहें तो उपदेश है। उसे जल्दी उठना चाहिए, सलाह कह लीजिए, उपदेश कह लीजिए, एक ही बात है। He should wake up early, ये क्या है? आप किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे, समझने वाली बात है। आप किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे कि सुबह जल्दी उठो, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं हम लोग उनको सलाह दे रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्या कर रहे हैं? एक रिक्वेस्ट फॉर्मेट में है कि अरे सुबह जल्दी उठना चाहिए, सलाह दे रहे हैं। He should wake up early. बढ़ते हैं आगे। हमें विनम्र होना चाहिए, इसके भी आप सलाह दे सकते हैं लोगों को। आप जबरदस्ती विनम्र करा नहीं सकते हैं लोगों को, आप सलाह दे सकते हैं। हमें विनम्र होना चाहिए, we should be polite. हमें विनम्र होना चाहिए, we should be polite. उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, they should work hard. यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं? सलाह दे रहे हैं कि भाई कड़ी मेहनत करनी चाहिए, they should work hard. बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है would, W-O-U-L-D, पढ़ते हैं इसको would, मतलब जान लेते हैं। मतलब होगा गा, गे, गी, किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिख जाए तो उसमें would लगेगा। लेकिन कब? वाक्य कैसा होगा कि would लगेगा? जब वाक्य संदेहजनक या संभावना जताने वाला होगा तब ही would लगेगा। भविष्य में कहे जाने वाले, भविष्य में परंतु कहे जाने वाले वाक्यों में, मतलब अभी भविष्य के बारे में कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं ना, संदेह या संभावना जताते हुए। एग्जाम्पल देखिए, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी। आप ये बात अभी कह रहे हैं, भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, श्योर नहीं है, संदेह जता के बात कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? दोबारा सुनिए ध्यान से। अभी बात कर रहे हैं, भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है, संभावना जताते हुए बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी। परीक्षा का रिजल्ट आया नहीं है, परीक्षा हुई होगी तो आप किसी से बात कर रहे हैं कि वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, रिजल्ट जब आएगा तब। लेकिन आप इसमें श्योर नहीं है कि पक्का परीक्षा में उत्तीर्ण करेगी, हो सकता है बैक लग जाए, है ना? तो इसमें would का इस्तेमाल करेंगे। She would pass the exam. She would pass the exam. आज बारिश होगी, अभी तक हुई नहीं है। आप हो सकता है सुबह किसी से बात कर रहे हो और बोल रहे हो आज बारिश होगी, शाम आपने देखी नहीं है, लेकिन आप शाम के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? कि होगी, संभावना जता रहे हैं, श्योर थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि बाप ने बोल दिया तो बारिश होगी ही होगी, आप संभावना जता रहे हैं। हम लोग संभावना जताते हैं कि हाँ लगता है आज बारिश होगी, तो क्या इट वुड रेन टुडे, इट वुड, यहाँ पे हमने वुड का इस्तेमाल किया, इट वुड रेन टुडे। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास माइट, M-I-G-H-T, पढ़ते हैं इसको माइट। इस्तेमाल देखेंगे, उसके पहले मतलब जान लेंगे। माइट कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी भी वाक्य में जब आपको दिखे शायद,
बीच में जो ब्लैंक है वहां पे वाक्य का जो एक्चुअल एसेंस है, जो सेंटेंस है वो आएगा, और साथ में लग सकता है लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी कि शायद डैश सकता है, शायद डैश सकती है, शायद डैश सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए और बेहतर समझ आएगा। शायद बारिश हो सकती है, तो इस वाक्य का एक्चुअल मैटर क्या है, क्या बारिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद हमको पहले मिल गया और सकती है लास्ट में मिल गया। बीच में किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, बारिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद सकती है, शायद बारिश हो सकती है, शायद सकती है, शायद बारिश हो सकती है। इट माइट रेन, इट माइट रेन। जैसे ही आपको शायद सकती है दिख गया, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए माइट लगेगा भाई इस वाक्य में। फिर बाद में देखिए कि बारिश के बारे में बात हो रही है कि आंधी तूफान के बारे में बात हो रही है, माइट लगेगा, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। शायद सकती है, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। एक और एग्जांपल देखिए, वह शायद सकता है, जा सकता है, वह शायद जा सकता है, तो शायद और सकता है दिख गया, क्या लगेगा, माइट लगेगा। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। उन्हें शायद देर हो सकती है, शायद सकती है, क्या देर हो सकती है, उन्हें शायद देर हो सकती है, दिमाग में क्या आया, माइट लगेगा, दे माइट बी लेट। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। अगला है कुड, COULD, पढ़ते हैं इसको, कुड। इस्तेमाल देखेंगे, पहले मतलब जान लेते हैं। कुड का मतलब होता है, कुड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सका, सकी, सके, इन शब्दों के लिए, या फिर पाया, पाई, पाए। एक ही मतलब है, वाक्य बोलने का वाक्य में जो इस्तेमाल है उसका तरीका बस थोड़ा अलग हो जाता है। सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, ये वाक्य के ऊपर थोड़ा डिफर कर जाता है, पर दोनों ही वाक्यों में कुड का इस्तेमाल होगा अंग्रेजी अनुवाद करते वक्त। एग्जाम्पल देखेंगे, बेहतर समझेंगे। मैं अंग्रेजी बोल सका या मैं अंग्रेजी बोल पाया, एक ही बात है ना, एक ही बात तो कह रहे हैं। मैं अंग्रेजी बोल सका या मैं अंग्रेजी बोल पाया, एक ही बात है। I could speak English, मैं अंग्रेजी बोल सका या मैं अंग्रेजी बोल पाया, I could speak English। वह नहीं जा सका, वह नहीं जा पाया, he could not go, वह नहीं जा सका, वह नहीं जा पाया, he could not go। वे पढ़ाई नहीं कर सके या वे पढ़ाई नहीं कर पाए, they could not study। वे पढ़ाई नहीं कर सके या वे पढ़ाई नहीं कर पाए, they could not study। क्लियर हो गई बात? अगला है शैल। शैल का मतलब भी गा, गे, गी होता है। वाक्य के अंत में कहीं पे भी अगर आपको दिखे तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या इस्तेमाल वाकई करेंगे? अब शैल का इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते हैं कि मैम शैल का इस्तेमाल बताओ, शैल का इस्तेमाल बताओ। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मैम शैल का इस्तेमाल बताओ, तो भाई लीजिए, मैं ऐसे अपने बहुत सारे क्लासेस में बता चुकी हूँ, पर इसमें भी आप जान लीजिए शैल का इस्तेमाल, ध्यान से सुनिएगा, शैल का इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पर अब स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता है। क्लियर हो गई बात? शैल का इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में अब नहीं किया जाता है, ध्यान रहेगी।